वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास को हल करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास किया था, है ना, जिसमें कि 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया गया था। अब आगे हम लोग प्रश्न संख्या 21 से प्रारंभ करेंगे और 20 प्रश्न आज की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहां पर प्रश्न संख्या 21 दिया है, यदि x + 1 अपान x = 5, है ना, मतलब इसका मान 5 दिया, तो आपसे पूछ रहा है x के पावर 4 प्लस 1 अपान x के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो बीजगणित का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर कभी भी x + 1 अपान x = n आपको मिल जाए, n मतलब कोई भी नंबर, है ना, और आपसे वैल्यू पूछे x² + 1 अपान x², तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n² - 2। ठीक, अगर ये क्यूब के फॉर्मेट में हो, जैसे x³ + 1 अपान x³, तो इसका फार्मूला होता है n³ - 3n। अगर ये पावर 4 का फॉर्मेट रहेगा, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, तो इसका सीधा फार्मूला होता है n² - 2 का होल स्क्वायर और -2। तो देखिए, n की वैल्यू यहां पर 5 दिया हुआ है। अगर n की जगह पे हम 5 रख दें तो 5 × 5 = 25, 25 में से 2 जाएगा तो बचेगा 23, 23 का स्क्वायर होता है 529, और 529 में से 2 अगर कम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 527। तो इसका सही उत्तर होगा 527, विकल्प सी। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22 यहां पर दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपसे बोला जा रहा है कि जितना भी इरेशनल नंबर है वो सब क्या होते हैं, सब रियल नंबर होते हैं। ठीक, तो देखिए, ये बात सही है। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। तो जितने भी परिमेय हैं वो भी वास्तविक होंगे और जो अपरिमेय हैं वो भी वास्तविक होंगे। तो ये तथ्य सही है। दूसरा तथ्य दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखिएगा, एवरी रियल नंबर इज रेशनल। आपसे बोला जा रहा है कि जितना भी रियल नंबर है ये सब रेशनल है, तो ऐसा सही नहीं होता। देखो, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो ये तथ्य गलत हो जाएगा। आगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये तथ्य सही है, क्योंकि जितने भी रियल हैं, देखो, जितने भी रेशनल है वो भी रियल में आएंगे और जितने इरेशनल है वो भी रियल में आएंगे, तो ये तथ्य भी सही हो जाएगा। और चौथा तथ्य, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। देखिए, जितने भी इंटीजर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं, ये तथ्य भी सही है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 ये सही है, बाकी इसके बाद ये दूसरा वाला गलत है। तो 1, 3 और 4 ये कथन सही होगा, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं। देखिए, भुजा किस प्रकार है, x + 1 9 - x 5x - 3 से निरूपित की जाती है। तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब है कि इसकी 2 भुजा बराबर होगी। ठीक, तो यहां पे इसको हल करने का तरीका क्या, आप x + 1 ये एक भुजा बराबर मान लेते हैं हम लोग। देखिए, दूसरी भुजा 9 - x। ठीक, अब इसके बाद दूसरा कंडीशन देखिएगा, x + 1 = यहां पे हम लोग रखते हैं 5x - 3, और तीसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं 9 - x = आपका आ जाएगा 5x - 3। ये 3 कंडीशन है। अब इसमें आप इसको हल करेंगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू रख के भुजाओं का मान निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि कितने कंडीशन में ये सही होता है। देखिए, अगर हम लोग यहां से अगर इस पहले इक्वेशन को हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x = 5। आप इसको हल करके चेक कर सकते हैं। x का मान अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पे एक भुजा मिलेगा 6, एक भुजा मिलेगा 4, 5 × 5 = 25 में से 4 3 गया 22। देखिए, ये x का मान 5 यहां पर रख करके इसको हल किया गया, तो यहां पर 2 भुजा बराबर होनी चाहिए जबकि नहीं आ रही, मतलब ये संभव नहीं है। ठीक, दूसरा देखिएगा, इससे अगर आप इसको हल करेंगे तो ये इधर आएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4, x की वैल्यू मिलेगी 1, है ना, x की वैल्यू 1 मिलेगी। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे x का मान 1 रख के, तो देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो
देखिए 5 में से जैसे ही आपका यहाँ पे आप 3 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2। ठीक, तो देखिए ये टर्म सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो भुजा बराबर है। ठीक, आपको यही लग रहा होगा कि सही हो रहा है, लेकिन सच में पता है ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आप ट्राई करके देखिए, देखिए इसकी दो भुजा मतलब दो भुजा 2-2 सेंटीमीटर की, आपने नीचे ऐसे 8 सेंटीमीटर की भुजा खींच ली। अब जब इन 2 सेंटीमीटर के भुजा को ऐसे खींचेंगे ना तो ये टच ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं टच कर पाएगा? क्योंकि त्रिभुज का एक बेसिक सा नियम होता है, इसको याद रखिएगा कि त्रिभुज में एक भुजा जो होती है, जो बड़ी वाली भुजा होती है, शेष दोनों भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होगी। या फिर आप ऐसे समझिएगा कि त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होती है। तो यहां पे देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो 2 और 2 4 है ना, ये 8 से बड़ा होना चाहिए लेकिन बड़ा नहीं हो रहा है, मतलब ये भी संभव नहीं है, तो ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब तीसरे को हल करते हैं। देखिए तीसरे को अगर हल करेंगे तो इधर आ जाएगा 6 हो जाएगी, इधर जाएगा 12 हो जाएगा, तो आपको x = 2 मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखिएगा। देखिए 2 और 1 3, ठीक, यहाँ पे 3 आ गया। फिर इसके बाद x की वैल्यू जब आप इसमें 2 रखेंगे तो 7 मिलेगा, और x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7। देखिए ये संभव है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऐसा है, जब ये मतलब स्थिति बनेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ देखो पूछा कितने त्रिभुज संभव है, तो त्रिभुज कितने संभव है, सिर्फ एक त्रिभुज संभव है। विकल्प बी इसका सही होगा। अगर आपसे ये पूछता कि x के किस मान के लिए संभव है, तो x का मान आपको 2 रखना होता। तो यहाँ पे हाल फिलहाल ये नहीं पूछा कि किस मान के लिए संभव है, आपसे सिर्फ ये पूछा है, ये जानना चाहता है कि कितने मान संभव है, तो सिर्फ एक मान संभव है। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24। यदि किसी बारंबारता बंटन है ना, मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, में किसी वर्ग की निम्न सीमा, मतलब निम्न मतलब जो सबसे छोटा मान है 10 है और उच्च सीमा कितना है 40 है, तो वर्ग का मध्य बिंदु बताइए। देखिए इससे जस्ट पहले हम लोगों ने मतलब एक दिन पहले स्टैटिस्टिक्स की एक क्लास की थी, तो उसमें आपको सिखाया गया था कि जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू जो हमेशा होता है लोअर प्लस हायर अपॉन 2, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और इसको 2 से हम भाग करेंगे। तो लोअर मतलब जो निम्न सीमा है 10 है, जो उच्च सीमा है 40 है, 40 और 10 50 हो जाएगा, 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25। दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 9 और 4 है ना, इनके आयतनों का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात से आप चले जाएंगे भुजा पर और भुजा से निकाल लेंगे आयतन। देखिए ऐसे प्रश्न जब गोले समान हो, त्रिभुज समान हो, तो आपको इन प्रश्नों को फार्मूले से ज्यादा अच्छा ना कि आप इसको डायमेंशन से सॉल्व कीजिए, मतलब जो डायमेंशन होता है वीमा होता है उससे सॉल्व कीजिए। वीमा कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब कभी भी हम बात करेंगे लंबाई का मात्रक सिर्फ मीटर होता है ना। अगर बात करेंगे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और जो आयतन होता है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ठीक, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो लंबाई है ना ये 1D है, मतलब इसमें सिर्फ एक डायमेंशन है, सिर्फ लंबाई है ना। जो चौड़ाई इसमें 2 डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई, और जो ऊंचाई इसमें 3 है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों इसमें शामिल है। तो देखिए जब कभी भी हम लोग बात करेंगे 1 से 2 पर जाने के लिए तो स्क्वायर करेंगे, 3 पर जाने के लिए क्यूब करेंगे, और इसके बाद जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर हम लोग 2 से 1 पर आएंगे तो स्क्वायर रूट, और 3 से 1 पर आएंगे तो क्यूब रूट। देखिए यहाँ पे दिया कि क्षेत्रफल किस में होता है, 2D में होता है ना। तो भुजा का अनुपात यहां से निकालना होगा, तो इसका भुजा का अनुपात हो जाएगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होगा और 4 का 2 हो जाएगा। देखिए ये भुजा का अनुपात मिल गया। अब यहां से आपको कहां आना है, आपको आयतन पर आना है। आयतन पर आने के लिए इसका क्यूब कर दीजिएगा, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27/8, विकल्प बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 26 में क्या दिया, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा। ठीक, यहाँ पर भी इसका हिंदी दिया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। देखिए 3 से विभाज्य संख्या को छोड़ देना है और आपको ये बताना है कि 1 से 99 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। अब एक चीज समझिएगा, सबसे पहले आप ये देखो कि अंक 5 कितनी बार ऐसे जनरली आता है। अगर जनरली अंक 5 की बात करेंगे तो कहां कहां आएगा, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, रुकिए, यहाँ पे एक 85 और एक 95। जनरली 5 देखो इस सीरीज में एक आएगा, है ना, यहाँ पे ये रहा 95, देखिए 5 यहां तक आएगा। इसके बाद देखिए जो ये 55 वाली लाइन है, मतलब जो 50 से शुरू होगी, 50, 51, 52, 53, यहां पर देखिए, यहां पर मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, 50, 51, 52, 53,
54, 55 आपने पहले ही लिख रखा है, 56, 57, 58, 59। अब इसके अतिरिक्त 5 आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इसमें इन संख्याओं को बाहर कर देना जो 3 से विभाज्य। देखिए 15 को आप छोड़ देंगे, है ना, 45 को छोड़ दिया जाएगा, है ना, 75 को छोड़ दिया जाएगा। देखिए इसके अतिरिक्त और किसको छोड़ा जाएगा, 51 को निकाल दिया जाएगा, 54 को निकाल दिया जाएगा, फिर 57 को निकाल दिया जाएगा। तो इतनी संख्याएं ऐसी जो 3 से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार है, 1 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर 3 से विभाज्य संख्याओं को हटा दिया जाएगा तो 5 आएगा 14 बार, विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। ठीक, तो इस चीज को आप आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको विभाज्यता को छोड़ देना होता है, डायरेक्ट आपको बताना होता है कि 5 कितनी बार आएगा, तो इसका उत्तर होता है 20। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। 0 को छोड़ करके 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में अगर किसी भी टर्म के बारे में पूछेगा तो 20 बार आएगा, आपको इसे याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विविक्त चर और सतत चर। जो विविक्त चर और सतत चर है, यहाँ पे अगर बात करेंगे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स जो हैं, ये दो टाइप हैं। किसके टाइप है, तो अगर ये बात किया जाए, ये होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के, मतलब परिमाणात्मक वर्गीकरण के। तो ये सीधा मतलब वन लाइनर प्रश्न है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सही उत्तर विकल्प डी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 28। 5 घड़ियां, है ना, देखिए यहाँ पे 5, ये क्या हो रहा है, रुकिए, चलिए 5 घड़ियां क्रमशः 2 3 4 3 4 5 6 और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद साथ साथ बजेंगी। यहां पर इसका इंग्लिश वर्जन है 5 clocks sing at an interval of 3 4 5 6 and 7 seconds respectively. After how much time they will ring together once they ring together at same time। मतलब एक बार साथ में बज गई, फिर से कब साथ में बजेगी। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसे घड़ी में मतलब घड़ी बजने का टाइम है, घंटी बजने का टाइम है, या फिर इसके बाद कभी कोई ऐसा मैराथन मतलब दौड़ हो रहा है कि एक बच्चा मतलब 10 सेकंड में रेस लगाता है, दूसरा 20 सेकंड में लगाता है, यहां पर मिले थे। मतलब देखिए एक बार मिलाने के बाद, है ना, फिर से साथ मिलाने की बात करें तो सीधी सी बात इसमें याद रखिएगा एलसीएम करना होता है हमेशा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 3 4 5 7 और अच्छा इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 15 15 7 105। ठीक है, 105 आ गया। इसके बाद और अगर देखेंगे तो यहाँ पे 105 के बाद आपको मिलेगा 2, है ना, आपको मिल गया 210। इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे 210 आएगा। आप एलसीएम निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक, नहीं रुक 210 नहीं आएगा क्योंकि ये 4 छूट रहा है ना, ये 420 हो जाएगा। इसका एलसीएम 420 आएगा। आप इसका एलसीएम लेकर के चेक कर सकते हैं। 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 420 का मतलब क्या होता है, इसको 6 से भाग करेंगे। जब 6 मतलब 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, आएगा 7 मिनट। मतलब इसके बाद क्या होगा, 7 मिनट बाद फिर से बजेगी। ये 420 सेकंड में, क्योंकि ये चीजें सेकंड में दी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29 में दिया एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न परिणामों को निरूपित करता है को कहा जाता है। देखिए एक वृत्त है, ठीक, ये सर्कल भी क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक, इसमें मान लीजिए कि सर्कल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका त्रिज्या खंड है, मतलब देखिए ये किसी एक को निरूपित कर रहा है, ये दूसरे को कर रहा है, ये तीसरे को कर रहा है, चौथे को कर रहा है, पांचवें को कर रहा है, तो बोला जा रहा है कि इसको कहा जाता है। तो आपने देखा होगा डीआई, मतलब जब आंकड़ा विश्लेषण चैप्टर पढ़ा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो वहां पे इसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, विच नंबर शुड बी इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, है ना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी नंबर आएगी। कुछ नहीं करना है, रूट एक्स अपॉन 19 इज इक्वल टू 4, है ना, 19 को इधर ट्रांसफर करेंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू 76, है ना, 76 का आपको स्क्वायर कर देना है ना। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर 57 76 होता है, तो 57 76 विकल्प सी सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 31। यहां पे क्या दिए, 841 और 3279 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 841 एंड रूट 3279। पहले इसका स्क्वायर रूट करते हैं, ये 29 मिलेगा यहां पर, और अगर इसको आप आगे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा 57। इसके बीच में कितने नंबर है आपको ये बताना। देखिए बीच में 29 के बाद 30 आएगा, और यहां तक पहुंचने के लिए आपको 26 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो 30 एक ये हो गया, और प्लस 26 नंबर आप और लिखेंगे तो 27 मतलब 27, इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 32। आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई के 50% के। तो x और y का आपको रेशियो बताना है। ठीक, यहां पे यही चीज इंग्लिश में दिया है, इफ
20% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई, देन x रेशियो y इज इक्वल टू, देखिए x प्लस वाई है ना का 20%, 20% का मतलब आप 1/5 या फिर डायरेक्ट 20% लिखिए, 20% ये बराबर है किसके, x माइनस वाई के 50% के। ठीक, अब इसको यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5 और x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी, x माइनस वाई इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक, अब यहां से आपको बताना है कि इनका रेशियो क्या बनेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिख रहा है, सीधा सीधा आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनके रेशियो की अगर बात करेंगे तो देखिए x का मान आपको मिलेगा 3.5 और y का मान मिलेगा, ये 3 पॉइंट रहेगा और y का मान मिलेगा 1.5, है ना। इस रेशियो को सही करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7:3 इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 33, इसमें क्या दिया, एक धनराशि या एक राशि 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 340 रुपए है, तो उसी समान दर से समान राशि उसी अवधि में क्या साधारण ब्याज देगी, है ना। यहाँ पे इंग्लिश में दिया, इफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 1/2% पर एनम इज रिस्क 340, है ना, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इज। आपको ये बताना है कि देखिए कुछ पैसा था आपके पास, आपको नहीं पता है कितना पैसा था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 12.5% का ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के लिए, और पैसा हो जाता है 340 रुपए। आपसे पूछ रहा है कि समान अवधि में समान राशि पर समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताना है, कुछ नहीं करना है। देखो 12.5% की अब यहाँ पे अगर भिन्नात्मक मान लिखा जाएगा तो ये होता है 1/8। अब आपको देखिए 2 साल की बात है ना, तो 8 का मल्टीपल लेना है ना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 64 रुपए मान लेते हैं। ठीक, पहले साल का जो ब्याज मिलेगा 8 इतना मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर दूसरे साल लगाएंगे तो 1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखिए ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है और ये ऊपर वाला साधारण ब्याज है। तो देखिए 17, अगर 8 8 16 17 की वैल्यू 340 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी और 8 8 16 16 की वैल्यू 320 हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 320 विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34, इसमें दे रखा है दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब 6 भागों में बांट दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चाप पी क्यू की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे लंबाई पूछे, एक चीज समझना, यहाँ पे क्षेत्रफल दिए और आपसे लंबाई पूछे, तो पहले क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे, निकाल लेते हैं त्रिज्या। देखिए आप लिखेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई, ये टर्म दिया, पाई से पाई कट जाएगा, r इज इक्वल टू 6, r की वैल्यू आ गई 6। ठीक, अब यहाँ पे इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया। अब देखिए अगर इसकी परिधि निकालना होता तो आप लिखते 2 पाई r, ये कंप्लीट परिधि होती, लेकिन इसको कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में, तो यहाँ पे हम इसमें 6 से भाग कर लेंगे। जैसे ही 6 से भाग करेंगे अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई r का मान है 6, 6 रखेंगे बटे 6, 6 से 6 कट गया तो इसका मान आ जाएगा 2 पाई। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहां पर है, प्रश्न संख्या 36, आपको क्या दिया, यदि x प्लस वाई और x बटे वाई प्लस वाई बटे x इज इक्वल टू 2 है तो आपको इसका मान बताना। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लीजिएगा, a प्लस 1/a, अगर कभी भी आपको 2 दिखे तो आपको a की वैल्यू हमेशा 1 मान के चलना है। अब आप बोलेंगे इससे इस प्रश्न का क्या संबंध है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे लिखा है x बटे वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, x बटे वाई है। अब प्लस अगर हम इसको 1 बटे एक्स बटे वाई कर दें तो ये पलट कर वापस यही हो जाएगा ना। देखिए 1 बटे एक्स प्लस एक्स बटे वाई, वाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये इसी फॉर्मेट में, तो इसमें आपको एक्स वाई दोनों को 1 1 मानना है, दोनों को 1 1 मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 2 बटे 2, तो कट करके 1 आएगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 37, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स रेशियो वाई, अगर इसकी बात करेंगे तो 1:2 है। ठीक, और y रेशियो z की अगर बात करेंगे तो y रेशियो z की कहानी है 3:5। ठीक, अब यहां पे इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 2 और ये 3, अगर इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3 3 दूना 6 और 5 दूना 10। एक्स वाई जेड का रेशियो आपको मिल गया। अब आपसे यहां पे पूछ रहा है कि इसका मान आपको बताना है। देखिए x का मान कितना है, 3 है, तो 5 3 15, माइनस y की बात करेंगे, y का मान कितना है, y का मान है 6। ठीक, अगर y का मान है 6 तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे y का मान 6 रखेंगे तो -6 18। ठीक, अब इसके बाद क्या है, देखिए z की बात करेंगे, z का मान है 10, है ना, प्लस 10।
ठीक, देखिए 15 10 25 है ना, 25 में से 18 गया 7। अब जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ये विकल्प नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 7 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि रेशियो के फॉर्मेट में दिया, ये आपको ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता चल रहा है, ये आपको एक रेशियो पता चल रहा है, इसी वजह से 7 का मल्टीपल बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38। 38 में क्या दिया? यदि बहुपद x³ + 4x² - 3x - 18 का एक गुणनखंड ये है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि अन्य गुणनखंड बताइए क्या होगा। देखिए एक गुणनखंड ये है, आपको अन्य गुणनखंड बताना है, तो इसका बेसिक तरीका क्या है कि आप इसको पहले यहां से भाग देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका पता है क्या है? यहां पे ना आप वैल्यू को रख करके चेक कर लीजिएगा, वैल्यू पुटिंग इसका आसान तरीका होगा, है ना। x की वैल्यू जैसे 2 रख के चेक कीजिए कौन सा 0 बन रहा है, क्योंकि जो इसका गुणनखंड होगा उसके लिए इसका मान कंप्लीट 0 होगा। अगर x का मान देखिए, x का मान अगर आप -2 रखेंगे तो यहां पे मिलेगा -8, ठीक, प्लस 2 दूना 4, यहां पर +8, और फिर यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। देखिए प्लस आप रखेंगे 6 और -18, देखिए ये तो कट जाएगा, यहां पे आंसर आएगा -12। अगर आप x का मान +2 रखेंगे तो ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये विकल्प उत्तर नहीं बन सकता और ये विकल्प भी उत्तर नहीं बन सकता, क्योंकि x का मान क्या दिख रहा है? x का मान +2 दिख रहा है। अब x का मान 1 रख के हम लोग चेक कर लेते हैं ना, यहां से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, एक आंसर बन जाएगा। x का मान अगर आप 1 रखेंगे तो 1 + 4 -3 और -18, एक का x का मान आपने 1 रखा तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं, मतलब इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये समीकरण x² + px + q = 0 के मूल 1 और 2 हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि qx² - px + 1 के मूल क्या होंगे। देखिए इसमें क्या दिया है कि ये इक्वेशन दिया और इसका मूल दिया है ना, और आपसे पूछ रहे हैं कि इसके मूल क्या होंगे। जस्ट इसको रिवर्स करके लिख देना है। रिवर्स करके लिखने का मतलब 1/1 और 1/2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 40, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि हम लोग एक दिन में 20 प्रश्न को हल करेंगे। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसके लाभ में 25 रुपए की कमी हो जाती। समझिएगा, पहले 5% का छूट दे रहा था, है ना, उसको कुछ लाभ मिल रहा था। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे कुछ लाभ मिल रहा था, मतलब नहीं पता है कितने रुपए मिल रहा था। फिर उसने 10% की छूट दिया, अब यहाँ पर भी इसको कुछ लाभ मिल रहा है, नहीं पता है कितना है, लेकिन कितना कम हो गया, ये 25 रुपए का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे तो ये 5% का डिफरेंस है। 5% का मान है 25, तो 1% का मान हो जाएगा कितना, 5 रुपए, और घड़ी का जो अंकित मूल्य रहा होगा 100% रहा होगा, तो 100% का मान 500, इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। तो देखिए आज ये सेट सेकंड रहा, इसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल किया है। इस प्रकार की वीडियोस आपको निरंतर मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, चलिए मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। देखिए ये नंबर दिया गया, यहाँ से आप कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।